नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं अमन लखरवाल, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं अमन से और जानते हैं उनका सफर इंजीनियर से बैंकर बनने तक का। सो वेलकम अमन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। अमन, हम हमेशा पूछते हैं कि हाउ डू यू फील राइट नाउ, क्योंकि एक सपना होता है एसबीआई पीओ और यस बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं बट चंद ही आर एबल टू मेक टू द फाइनल लिस्ट एंड यू आर वन ऑफ देम, वन ऑफ द फ्यू आई वुड से। यस सो हाउ डू यू फील राइट नाउ विद द अचीवमेंट एंड आई एम श्योर विद द वेल विशर्स ब्लेसिंग्स पोरिंग इन, तो किस तरीके की फीलिंग है अभी? मैम, फीलिंग तो काफी अच्छी थी। जब आया था तो ऐसा यकीन तो नहीं हो रहा था, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा होता है कि इसके लिए कोई ऐसा नहीं सोचता कि ये निकलेगा ही निकलेगा। बाकी सारे एग्जाम्स के लिए जैसे एसबीआई क्लरिकल में मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड पे था, तो उसी टाइम ये रिजल्ट आया था। तो दोनों की फीलिंग एक साथ सिंक इन कर रहा था ना, तो फीलिंग तो काफी अच्छी थी। अमन, आपने कहा कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन ये श्योरिटी नहीं होती कि एग्जामिनेशन निकलेगा या नहीं। तो व्हाट जस्ट यस मैम। चेंजेस, ये जो ब्रिज होता है कि नहीं निकलने, तैयारी करने और निकल एग्जामिनेशन निकलने से, ये जो ब्रिज होता है, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट separates you or distinguishes you from rest of the people who just prepares. So now you have sailed the journey, you've crossed the milestone, you've reached the milestone already. और मैं आप जानना चाहती हूँ, ये जो ब्रिज आपने बनाया, एग्जामिनेशन श्योरिटी नहीं है कि क्लियर होगा कि नहीं, एंड तैयारी एज एन एस्पिरेंट, क्या इंपॉर्टेंट यस मैम। पॉइंट्स लगे जो आपने इस जर्नी में महसूस किया? मैम, इम्पोर्टेंट पॉइंट एज सच ये होता है कि जब आप मॉक्स वगैरह कुछ भी या फिर एग्जाम्स देते हैं, तो उसमें अगर आप अपनी शॉर्टकमिंग्स पहचान लेंगे तो ये ब्रिज आप एकदम से कवर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ एरियाज होते हैं जिसमें आप स्ट्रांग होते हो, कुछ एरियाज होते हैं जिसमें आप वीक होते हो। तो स्ट्रांग पे तो मेहनत करनी ही चाहिए कि अगर कभी आप वीक भी कवर नहीं कर पाए तो आपने स्ट्रांग को इतना अच्छा रखा कि आपने वो गैप कवर कर लिया। लेकिन आपको वीक पे भी मैम उतना ही काम करना होता है, ताकि इन केस अगर आपका स्ट्रांग वाला एरिया उस एग्जाम में ना आए। जैसे किसी किसी का कभी इंग्लिश स्ट्रांग होता है, तो इंग्लिश अगर काफी थोड़ी ट्रिकी आ गई, तो वो दूसरे जो वीक एरियाज में अगर उन पे भी काम करा होगा तो वो अच्छे से उस गैप को हम कवर कर सकता है। तो वर्किंग ऑन वीक एरियाज वाज मैम, आई थिंक, द मेन रोल इन ब्रिजिंग द गैप। अमन, ये तो जान लिया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और थोड़ा सा आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं और आपकी ही बात करते हैं पहले। इंजीनियरिंग से ऐसा बैंकिंग की तरफ कैसे रुझान आया? मैम, वो मेरी जो बीटेक है मैम लॉकडाउन में ही पूरी हुई थी। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन पीरियड में हायरिंग वैसे भी नहीं हो रही थी, और जो हो रही थी वो भी अच्छी नहीं थी। तो फिर अब देखना था कि करना क्या है। अब बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि जिसमें रिक्रूटमेंट मैम बहुत ही जल्दी होती है, और पेपर भी इतने सारे आते हैं कि कोई ना कोई तो निकलेगा ही। कि ऐसा होता है कि चलो एक नहीं निकला तो दूसरा आ जाता है। और फिर इसमें सैलरी भी काफी अच्छी होती है। तो हम यही रीजन थे कि बैंकिंग सेक्टर को चूज करा। बाकी इसमें जैसे एसएससी वगैरह है मैम, उसमें थोड़ा प्रोसेस स्लो हो रहा था, तो सोचा कि बैंकिंग ही बेहतर है इस मतलब कोविड पीरियड को देखते हुए। अमन, आपने जैसे बताया कि लॉकडाउन में आपने यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, बट आई थिंक देयर आर मोर रीजंस टू इट दैट एड्स फ्लेवर टू योर सक्सेस। इट्स नॉट जस्ट दैट लॉकडाउन में बीटेक खत्म हुआ एंड देन यू हैड टू फाइंड अ जॉब फॉर योरसेल्फ, बट when anybody goes or approach for an examination, वो पूरा एक mindset, एक process लगता है, and यस मैम। just to make yourself very comfortable in the examination process and समझना एग्जामिनेशन को और फिर इंटरेस्ट लाना, तो इट्स यस नॉट अ मैम। वन डे जॉब बट इट कम्स इवेंचुअली। तो ये जो यस। इवेंचुअली प्रोसेसिंग हुई आपके माइंडसेट की और टू टेक इंटरेस्ट इनटू द बैंकिंग फील्ड, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि अमन लखरवाल हु वाज एन एस्पिरेंट आज वो बैंकर बन चुके हैं, तो ये जो पूरी अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो शायद ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें एक एस्पिरेंट के दिमाग में चलती हैं। एंड आई थिंक इट्स द राइट प्लेटफॉर्म अमन, कि आप बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। और आप जिस पोजीशन में बैठे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं जहां पे आप कल थे, तो वो चेंज, शायद चीजें इंटरचेंज हो और आप बताएं कि ये सारी चीजें नॉर्मल हैं, तो मैं चाहती हूँ आप बताएं। हम जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं,
तो एक कॉन्फिडेंस की कमी तो हम सब में रहती है, लेकिन एक एक तरफ एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, लेकिन एक तरफ ये रहता है कि हाँ मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं इसमें जब उतरा हूं तो मैं करके ही रहूंगा। मैम वो एक जील होनी चाहिए। और तो वो जो दूसरा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है मैम, वो उसको ओवरकम कर जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कभी कभी स्टार्टिंग में हम प्री देते हैं तो प्री नहीं निकलता, तो फिर दोबारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये तो प्री नहीं निकल रहा है, कि अभी तो फिर मेंस भी लिखना है, फिर इंटरव्यू भी करना है। तो जिस हिसाब से हम मेहनत करते जाते हैं मैम, उसकी जैसे एक प्री निकला, फिर उसके बाद मेंस निकला, तो कॉन्फिडेंस खुद बिल्डअप हो जाता है कि चलो अब प्री तो हो ही जाएगा, क्योंकि तैयारी में एक फेस आता है मॉक्स वगैरह दे देकर कि तुम्हें लगता है कि चलो प्री तो हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है मेंस, और मेंस में फिर करंट अफेयर और ऐड हो जाती है, जो है जनरल अवेयरनेस। और अब बैंकिंग सेक्टर में मैम जो करंट अवेयरनेस है, वो ऐसी आती है कि उसमें करंट कम होता है और स्टैटिक पार्ट ज्यादा आने लग गया है मैम। तो एक मिक्सअप हो जाता है मैम सबकी, अब करे करे तो करे क्या, कि करंट अफेयर पढ़े या स्टैटिक पढ़े। तो मैम पूरा समझ नहीं आता कि करना है क्या है अब, क्योंकि क्वांट भी कवर करना होता है मैम, फिर रीजनिंग भी, फिर इंग्लिश भी, और फिर जीए तो मैम बहुत वास्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे मैम कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मैम। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए दोबारा बैंकिंग पढ़नी पड़ती है। तो मैम यही है कि आपका हार्डवर्क ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। बाकी तो मैम ऐसा सबके साथ सेम ही जर्नी होती है, स्टार्टिंग में सब अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, फिर धीरे धीरे ही कॉन्फिडेंस आता है, जिस हिसाब से आप पढ़ते हैं, जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं। स्वामन, जैसे आपने कहा कि सेम ही जर्नी होती है, बट आप इवेंचुअली प्रोग्रेस और इवॉल्व होते हैं इस जर्नी में। इसलिए जितने भी एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं, इट्स नॉर्मल टू बी कंफ्यूज्ड, इट्स नॉर्मल टू यस गेट मैम। absorbed in the examination journey, but eventually with the process you would come to know that what's the right, and वो राह आप खुद बनाते हैं और आपके मेंटोर्स आपके साथ रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी राह आसान हो जाती है। आई थिंक अमन वुड अग्री विथ मी ऑन दैट। यस मैम, मेंटर तो काफी इंपॉर्टेंट होता है मैम, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है। जैसे अगर आप करंट अफेयर्स की बात कर लें मैम, तो इतना वास्ट सिलेबस होता है, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना तो अब हर किसी मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि काफी दूसरे सेक्शन है उनमें भी आपको पढ़ना होता है मैम। जैसे जो करंट अफेयर्स है, वो बहुत वास्ट होती है मैम। अब उसमें केवल करंट अफेयर्स नहीं आती, उसमें जो स्टैटिक पार्ट होता है उससे रिलेटेड वो भी आते हैं। जैसे हम सेक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं मैम। अब जैसे कोई भी अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसके पीछे कौन से सेक्शंस हैं, कौन सी कमेटी ने बनाया, मतलब कौन सी कमेटी वो हेड कर रही थी, कौन उसको हेड कर रहा था। तो जब गौरव सर मैम जब करंट अवेयरनेस पढ़ाते थे, तो उसमें ऐसा होता था कि पहले एक वो करंट अवेयर को जो भी उसका करंट पार्ट है वो कवर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड काफी स्टैटिक पार्ट है मैम वो कवर कर लेते थे हम। जैसे आईबीपीएस क्लैरिकल में भी बहुत ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन आए थे जो सर ने कवर कर रखे थे। तो फिर हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो करंट अवेयरनेस ही है, ये स्टैटिक पार्ट नहीं है कि हमें इतना आता है, कि क्योंकि जीएस तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो गौरव सर के पढ़ाने का तरीका था मैम, वो ऐसा था कि करंट को स्टैटिक के साथ जोड़ के, और वो भी मैम दोनों का इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करना मैम। तो मैं डेली ही पढ़ता था मैम, जो सर पढ़ाते थे, और डेली स्टैटिक पार्ट भी खुद ही कवर करता था मैम, जो गौरव सर कराते थे। सो अमिन, अगर किसी को एग्जामिनेशन की अप्रोच करनी है, आई विल जस्ट टेक योर एग्जांपल बिकॉज यू आर एन इंजीनियर और बहुत सारे इंजीनियर्स आर जस्ट कमिंग इनटू द प्रोसेस। तो यस किस तरीके से एक शॉर्ट एंड क्रिस्प, अगर उनको एक उनके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी हो, तो व्हाट वाज इट? मैम, अगर मैं सेक्शन वाइज बताऊं, तो मैम अगर क्वांट सेक्शन को हम लें, तो मैम उसमें सारा रोल सबसे पहले तो स्पीड कैलकुलेशन का आता है। जिसने स्पीड कैलकुलेशन कर लिया मैम, उसके करीबन 15 नंबर तो मैम ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन होता है उसमें, अप्रोक्सीमेशन होता है, और डीआईज वगैरह होती है, एंड क्वाड्रेटिक वगैरह भी होती है। तो मैम सबसे पहले तो क्वांट में आपको अपना स्पीड कैलकुलेशन अच्छा करना है। उसके बाद आपको दूसरे पार्ट्स में धीरे धीरे जाना है, और अर्थमेटिक को तो कभी नहीं छोड़ना है। फिर मैम डीआई तो अर्थमेटिक, अगर आप अर्थमेटिक को स्ट्रांग करोगे तो डीआई आपकी खुद ही स्ट्रांग होती रहेगी, क्योंकि मेंस को लेते हुए मैम चलना है। अगर आप प्री बेस्ड अप्रोच रखोगे तो आपका एग्जाम शायद कभी कभी प्री भी ना क्लियर हो, क्योंकि अब लेवल तो बढ़ ही रहा है मैम एग्जाम्स का धीरे धीरे। तो आपको अपनी अप्रोच ऐसी रखनी है, जैसे
प्री कर रहे हो, लेकिन आपको मेंस भी साथ में लेके चलना है, अर्थमेटिक भी साथ में लेके चलनी है, जो डीआईज हैं वो अर्थमेटिक बेस्ड भी करने हैं। उससे आपका मेंस भी क्लियर होगा और आपका प्री भी क्लियर होगा। और रही बात मैम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैम जैसे मेरे पजल्स मैम काफी वीक थे, तो मेहनत तो करी मैम मैंने उसमें, पजल्स में करी, लेकिन एक होता है जो स्ट्रांग होल्ड, नहीं बना पाया मैं उसमें कभी। तो मैंने जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स थे मैम उसमें काम करा। जैसे कंक्लूजन वगैरह एक टॉपिक है जिसमें कंक्लूजन फाइंड करना पड़ता है, इन्फेरेंस फाइंड करना पड़ता है। ऐसे से कुछ टॉपिक्स थे जो मिसलेनियस थे मैम, उस पे मैंने मेहनत करी। और मैंने कभी शायद मेंस के पेपर में मैंने आज तक कभी पजल्स बनाई भी नहीं, क्योंकि वो मेरे से कभी बने भी नहीं मैम। और रही बात इंग्लिश की मैम, अब इंग्लिश में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो वो आपके लिए मतलब एनफ है मैम, मोर देन एनफ है। और मॉक्स दे दिए तो वो मोर देन एनफ है। सबके लिए अलग हो सकता है मैम। जैसे अगर मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड है थोड़ा अच्छा था, तो मेरे लिए मैम इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अगर किसी के लिए है तो उसको उतनी ही मेहनत करनी चाहिए इंग्लिश में भी। ऐसे ये नहीं कि सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग होता है मैम। तो अपने हिसाब से आप मेहनत कर सकते हो हर एक सेक्शन में। तो मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी तो यही थी। एंड मैम अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो मैम उसमें जो गौरव सर की डेली वीडियोस आती थी, वो 20 to 25 मिनट्स की रहती थी नियरली। उसमें करंट अफेयर भी क्लियर कवर हो जाता था, और जो उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट है वो भी क्लियर हो जाता था। तो मेरे को किसी और सोर्स में ऐसे जाने की जरूरत नहीं थी कि अब मेरे को ये भी पढ़ना है कि स्टैटिक पार्ट आ रहे तो स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना है। तो वो पढ़ लिया, एनफ है। उसको एक बार रिवाइज कर लिया डेली, फिर वीकली रिवाइज कर लिया उसे, फिर मंथली रिवाइज कर लिया। अगर वो भी नहीं होता तो मैम एक बार मंथली भी अगर आप रिवाइज कर लोगे तो वो मोर देन एनफ है। और जब एग्जाम के टाइम पे है तो उनकी रीडिंग मार ली 2 3 बार, तो क्योंकि हम करंट अफेयर याद नहीं होते। जैसे सर का पढ़ाने का तरीका ऐसे, वो बार बार एक ही चीज को बता देते हैं तो वो माइंड में रह जाता है। तो आपको ऐसे याद कुछ नहीं करना है कि आपको कि बिल्कुल याद सोचोगे कि आपको याद करना है। वो सर ऐसे करा देंगे कि जब तक एग्जाम आएगा आपको वो चीजें आपके दिमाग में फिट ही हो जाएंगी। और जो नहीं भी हुई मैम वो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए तो। आई मीन आई थिंक इट्स अ वेरी लॉजिकल अप्रोच। और आपने जैसे बताया कि पजल तो बनी ही नहीं और कभी कोशिश भी नहीं की, तो आई थिंक that is what we were talking about. You just identify your strength and weakness, and wherever it's यस possible, and you should work on your weakness and balance the strength and weakness, which becomes, I think, one of the most key important points of the examination process. अब आगे चलते हैं। और अमन, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और आप हमेशा उसे याद रखना चाहते हैं, चेरिश करेंगे। यस what actually happens in an interview inside the boardroom, किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे गए, आपने उसको कैसे हैंडल किया, आई थिंक वो सभी चीज हम जानना चाहेंगे। मैम, इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग वाला होता है मैम, क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी भी रहती है कि अंदर जाके क्या क्वेश्चन पूछेंगे। फिर डर भी लगा रहता है कि अब नहीं आया या बोर्ड मेंबर को कैसे फेस करेंगे। क्योंकि आप कितना भी ट्राई कर ले वहां जाके एंग्जाइटी या थोड़ा बहुत तो आपको मिक्स्ड फीलिंग्स आती ही है। तो मैम ऐसा इंटरव्यू के लिए मैम मैंने बैंकिंग वगैरह पढ़ ली थी। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी अंदर जाओ तो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछते। तो सबसे मेन आपको इंटरव्यू में सबसे पहले तो अपने आप को जानना होता है। अपने आप से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में आपको डीप स्टडी करनी होती है। और सबसे मेन इंटरव्यू के लिए अगर मैं एडवाइस देना चाहूंगा तो मैम यही है कि वहां पे सच बोलें। किसी भी चीज के लिए कोई भी झूठ ना बोले मैम। मेरे को जहां तक ऐसा मैंने जो एक्सपीरियंस करा मैम, अगर आप झूठ बोलेंगे मैम, वो इतने इतने सारे लोगों का वो इंटरव्यू ले चुके हैं कि उन्हें पता लग जाता है। और वो आपको मैम फंसाने की फंसाना मतलब वो आपसे बैक क्वेश्चंस करते हैं उसके बारे में और डीप पूछते हैं, तो एट द एंड आप उनको पता लग ही जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर आप सच बोलेंगे तो उनको आपका कैरेक्टर का पता चलेगा कि मैम कि आप ट्रुथफुल हो। क्योंकि वो आपको जज करने आ रखे हैं कि आपके नॉलेज के बेस पे तो नहीं जज कर रहे हो, आपको कैरेक्टर के बेस पे जज कर रहे हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो, कितने ट्रुथफुल हो। तो एज सच मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैम थोड़ा मिक्स्ड ही था। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं गया मैम तो आई सेड गुड मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ गुड आफ्टरनून। तो वो थोड़ा उन्होंने मुझे टोका था। लेकिन मैम उस समय भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना होता मैम। वही वो चेक करता है मैम कि
अगर आप पे वो हल्का सा भी कुछ टोक रहे हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है उस टाइम पे। तो मैं बैठा, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस हुए। तो मैं उसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये आया कि उन्होंने मेरे से पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछा था मैम, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें मैंने बताया भी थोड़ा बहुत, तो फिर और डीप पूछ रहे थे। तो उसमें एक टर्म थी जो मुझे आ नहीं रही थी, लेकिन मैं उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर पा रहा था मैम। तो हिंदी एक्सप्लेन में मतलब हिंदी में मैं उसे बता सकता था। तो आई आज द पैनल मेंबर्स की कैन आई स्पीक इन हिंदी। तो ही इंस्टेंटली रिप्लाइड नो। अदरवाइज मैम ऐसा होता है कि ये वो ऐसे करते हैं कि चलो चलो आप बोल लो, ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप बोल सकते हो। लेकिन उन्होंने एकदम नो बोला, और मैम वो नो ऐसा था कि मेरे कानों में ऐसे गूंजने लग गया वो नो। फिर उसी टाइम पे आई थॉट कि ऐसा होता नहीं तो ये शायद प्रेशर ही डाल रहे हैं। तो मैम उस समय मैंने अपने आप को कंट्रोल करा कि एकदम से ब्लैंक नहीं होना है। और फिर अपने आप को मैम संभाला। तो संभालने यही मैम यही मैटर करता है कि अपने आप को अगर आप संभाल लोगे सिचुएशन में, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखोगे। तो मैंने उस वर्ड को तो मैं याद नहीं कर पाया, लेकिन इंग्लिश में उसको किसी और तरीके से बोल दिया। तो शायद मैम वो भी प्रेशर हैंडल कर पाया मैं उस टाइम मैम। और क्वेश्चंस के मैम अगर मैं बताऊं मैम तो 50% तो मैं आंसर नहीं कर पाया था, और मैं 50% आंसर कर पाया था। तो ऐसा मुझे जहां तक अभी तक लगा कि आप कितने आंसर देते हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप किस तरीके से उस आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। और अगर नहीं आ रहा है तो भी आप सच बोल रहे हो, ये नहीं कि हम थोड़ा बहुत बोल रहे हो उसके बारे में, या फिर आधा अधूरा बोल रहे हो। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, ट्रुथफुल होके अगर आप कोई भी आंसर दोगे मैम, तो वो बहुत ज्यादा काउंट करेगा, और वो मैटर भी उतना ही करेगा। और आई डोंट नो इज द वेरी गुड आंसर मैम, जिससे लोग बचते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो नेगेटिव मार्क्स डालेगा। लेकिन मैम आई डोंट नो, आई थिंक इज द बेस्ट आंसर अगर आपको कुछ नहीं आता है और आप उसके गेस वर्क कर रहे हैं मैम, क्योंकि गेस वर्क वहां नहीं करना होता, बस आई डोंट नो बोलो और आप उस सिचुएशन से बहुत ही अच्छे तरीके से निकल सकते हो, और आपके नंबर भी नहीं कटेंगे मैम। I mean, study IQ, Gaurav sir का अहम role रहा, which we have come to know, but how did actually help you in the examination process? थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी। मैम स्टडी आईक्यू का तो मैम बहुत रोल रहा मैम, क्योंकि जो मेंस है मैम उसमें एक पार्ट है जो जनरल अवेयरनेस, और उसके किंग है मैम गौरव सर। उनके पढ़ाने का तरीका भी ऐसा है मैम कि वो आएंगे, पढ़ाएंगे, रेलिवेंट बात करेंगे, उसमें कोई टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपके। वो 25 मिनट ऐसे होंगे कि उसमें बस नॉलेज मिलेगी आपको, कोई फालतू बात नहीं होगी। और मैम स्टूडेंट के लिए वही चाहिए, क्योंकि टाइम मैटर्स मैम। हर एक टाइम हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज में, तो हम चाहेंगे कि जितना भी टाइम हमें कोई दे रहा है वो एफिशिएंटली दे, और उसका हम भी एक तरीके से पूरा इस्तेमाल एफिशिएंटली ही कर पाए। हम तो गौरव सर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैम। और जनरल अवेयरनेस भी मैम काफी अच्छी हो गई है। तो स्टडी आईक्यू और गौरव सर को तो मैम थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ये शायद आज एक सेक्शन तो ऐसा था कि मुझे इस पे कॉन्फिडेंस है कि मैं औरों से तो अच्छा कर ही सकता हूँ अगर मैंने इतना ही कर लिया तो, क्योंकि मैंने कोई और सोर्स फॉलो ही नहीं करा मैम। अगर आप उसी सोर्स को 2-3 बार पढ़ लोगे तो मैम वो मोर देन एनफ है। और मल्टीपल सोर्स मैम सबकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, कुछ लोग मल्टीपल सोर्सेज भी करते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी मैम ऐसी थी कि चलो एक सोर्स पकड़ लिया। अब करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स ही रहेगी हर जगह, वो बदलेगी तो है नहीं कि अगर मैं दूसरे सोर्स में भी पढ़ लूंगा तो कुछ नया तो मुझे मिल नहीं जाएगा। लेकिन जो स्टैटिक पार्ट गौरव सर कवर करवा रहे थे वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता था। तो करंट अफेयर भी साथ में और स्टैटिक पार्ट भी उससे रिलेटेड साथ में हो रहा था, तो मेरे लिए तो वो बेस्ट सोर्स था और सिंगल सोर्स ही मुझे लगा वो। क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपको रियलाइज हो जाता है कि ये कोर्स अच्छा है या नहीं, इसके मतलब क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैम मुझे तो काफी मदद करी दोनों, मतलब स्टडी आईक्यू एंड गौरव सर ने। Right. We are very glad, very proud of you. Gaurav sir is very proud of you, Awan, and हम यही चाहते हैं कि आप और ऊंचाइयों तक जाएं. Thanks a lot, Aman. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. We wish you good health, good luck. Thank you.